मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग में। थैंक यू। ब्लड शुगर का मतलब क्या है? ब्लड में शुगर, तो वो हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो खून के साथ शुगर है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। वो शुगर बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल उसको बर्न करता है, जिससे हमें एनर्जी आती है। तो शुगर अच्छा होता है कि बुरा होता है? इट इज समथिंग गुड। उसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर की हवा की तरह, या ज़रूरत से कम हो, तो उसे कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा तो काफ़ी समय तक उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, स्टोन, कोई भी बीमारी होने की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब लेस डिजीज़, कम बीमारी। ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। ये एक छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो बोलने वाला वो ये, कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोलें। ये बात 1979 से पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था किसी के बॉडी में, खून में ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये बात नहीं पता थी। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया, एंड वो आंकड़ा है 200 mg पर डेसीलीटर। किसी के शरीर में, खून में अगर 200 से ज़्यादा शुगर है उसे हाई शुगर बोलेंगे। और 200 का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। 200 अगर रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, उसका मतलब सिर्फ इतना कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। गॉड ने जो आपको अलाउ किया है कि आपके हर लीटर के खून में 2 ग्राम शुगर होना अलाउड है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में 2 जन चढ़ना अलाउड है यहाँ के ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक। उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी तरह से हमारे खून में हर लीटर में 2 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा और काफ़ी समय तक होगा तो वो बॉडी के लिए एक बोझ होगा। और जब बोझ होगा तो हमारी सारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो कम काम करेंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, जिसे हम कहते हैं लिवर डिजीज़। सो ये सारी बीमारियां अलग अलग नहीं हैं। ये सारी बीमारियों का मूल एक ही है। किसी भी ऑर्गन में ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो थोड़े समय में वो थक जाएगा, जिसे आप बीमारी बोलते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लें तो हमारे लिए इसको ठीक करना, इसको वापस करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। साइंस, इसे कहते हैं साइंस, यहाँ तक तो है। 1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज़, यानी कि बोझ ज़्यादा है। ये पाया गया 1979 में। लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100। यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज़्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं? अभी कैसे पता चलता है? 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से
जो दूसरा तरीका है जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ है, तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में कि 70% डायबिटीज़ के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज़ की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है, तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है? डायबिटीज़ है, वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई? वो जिंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। मैं तो साइंस की बात बोलूँगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाएँ और आज जब आप घर जाएं उसको जाते ही अपने जीवन में उतार पाएँ। यहाँ पे आप डायबिटीज़ की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है, कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज़ की दवा दे देते हैं, जबकि 100 आंकड़ा इतना ज़्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है, आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज़ बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है। वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर, ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है। एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उसमें 8 लोगों की कमेटी बैठती है। वो सोचती है कि कितना नंबर होना चाहिए जिससे हम डायबिटीज़ बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है। वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है, और वो नंबर आप भी मान लेते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज़ दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज़्यादातर लोग अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कम नहीं है। और बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना ज़मीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएं। वी कैन बी अवर ओन डॉक्टर, राइट। पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, वंस आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ, वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा। आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा, अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले? आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर
ठीक ही होगा, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल भाषा में। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं सारी बीमारियों में आऊँगा एक मिनट के लिए। शुरू मैंने यहाँ से किया कि एक होता है सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर, और एक होता है रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद का। कौन सा वाला कम होना चाहिए होता है, फास्टिंग वाला या पोस्ट प्रेंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया, उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, रही ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा दुनिया, 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब ये है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके, कंफ्यूज होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी सर्दी होती है, या जब भी बुखार होता है, या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन 3 समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है। कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं
बहुत चिंता में होते हैं किसी भी वजह से या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। खैर आपको करना क्या है, आज जब घर जाएंगे, घर जाते वक्त कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा, और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है, आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। याद रखिए, गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीज़न वाले वो महंगे नहीं। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपये का है दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीज़न में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर ख़राब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है ना, वो बंद, सुबह का चाय बंद। सुबह के जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है, इसलिए सुबह का चाय ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना, छिलका थोड़ा ना खा रहे जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए, 1 किलो। एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल,
4 तरह के फल, कौन से वाले आप जो पसंद करते हैं वो, कितना खाना है आपके बॉडी के वेट के अनुसार, एक और शून्य लगा देंगे, 70 केजी तो मतलब एक और शून्य 700 ग्राम। अच्छा एक बार में खाना है आपकी मर्जी। अच्छा एक बार में 500 ग्राम खाया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी। भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल, ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे, दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं? छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए। जितना खाना चाहते हैं उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप हैं 70 केजी इंटू 5, 70 केजी मेरा बॉडी वेट है इंटू 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा इंटू 5, इतना या इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा? 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी? वो आप चुन लीजिए जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे। 4 तरह की। कितना अमाउंट याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी। नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं, लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। DIP खाना 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें, और कितना मात्रा मैंने बता दी है या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे। तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर, डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न आप याद रखिए। सनसेट, सूर्यास्त से पहले पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है, आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना ख़त्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 केजी का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी, उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे।
ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। सो आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। किन चीज़ों को नहीं खाना है? नंबर 1, पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है, बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा। उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए, और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है। किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा, मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हज़ारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज़ की छोड़नी पड़ेगी, और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा पहले 3 दिन में। पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियां, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज, बवासीर सब बोल रहे हैं। यस, बवासीर है, कब्ज है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपके अगर कोई हार्ट की दिक्कत है तो सारी हार्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मैंने देखा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको लगभग 6 महीना लगता है। 6 महीना अगर वो ये डाइट पे रहें, 6 मंथ्स, तो उसकी जो पंप है वो छूट जाता है, उसके अस्थमा ठीक हो जाता है। 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, तो उसकी हिम्मत बनी रहती है। देखता है आज मैं कल से अच्छा हूँ, आज मैं कल से अच्छा हूँ, यही ताकत मिलती रहती है, और थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक होता है। जो घुटनों के जो पेशेंट्स हैं, घुटनों का जो दर्द है बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो चाहे वो डायबिटीज़ हो जो 3 दिन में कंट्रोल होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो जो 1 हफ्ते में कंट्रोल होगा, चाहे वो मोटापा है जो 1 महीने में, हार्ट की बीमारी 3 महीने में, अस्थमा है तो 6 महीने में, या कैंसर होगा तो 9 महीने में। ठीक उसी तरह से किडनी का स्टोन अगर है तो इस डाइट पे रहने से स्टोन क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, छोटा होता जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हर दिन छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, और एक टाइम आएगा जब वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो बस इस डाइट पे रहना है। तो ये डाइट क्या करता है, एक साथ सारी बीमारी पे काम करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, तो कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक करना पड़ेगा। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मान लो कोई गंदा है, पूरा कीचड़ उचड़ लगा है, तो बोले साफ़ होने के लिए क्या करना है, तो नहा लिया, अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब वो बोलेगा साफ़ रहना तो क्या करना पड़ेगा। एक दिन अगर आप नहा लेंगे तो जीवन भर साफ़ रह सकते हैं भला? नहीं रह सकते। अगर तो जीवन भर साफ़ रहना है तो एक ही तरीका है कि जीवन भर हर दिन नहाना पड़ेगा, जो कि आप करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी सिर्फ एक दिन खाना खा लिया या 1 महीना 2 महीना, ठीक रहने के लिए, ठीक होने के लिए तो 1 महीना काफ़ी है, लेकिन ठीक होने के बाद ठीक रहना भी तो है। तो ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं जब अब पार्टी में जाऊंगा, पिकनिक में जाऊंगा, मैरिज शादी में जाऊंगा,
तब मैं बोलूँगा लोगों को ये प्लेट 1 लूँगा, फिर प्लेट 2 लूँगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, ये सोचेंगे ये क्या आदमी है। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरे हफ्ते अगर ठीक से आपने ये खाया, एक दिन आप चाहे तो उल्टा सीधा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अलाउ हो गया, राइट। सो हफ्ते में एक दिन। डॉक्टर विश्वरूप, आजकल आपका करंट रिसर्च का विषय है डायलिसिस, तो ये बताइए कि डायलिसिस के लिए कब जाना पड़ता है किसी भी इंसान को, और क्यों जाना पड़ता है? ये बड़ा ही सिंपल है। आप समझिए डायलिसिस वर्ड का मतलब क्या है कि आप कुछ भी आपके बॉडी के अंदर जाता है, ज़्यादातर मुंह से जाता है, तो वो फिर बॉडी में से कुछ वेस्ट बाहर निकलता है। जो चीज़ बॉडी को चाहिए नहीं एक्सेस में, वो पानी हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, वो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रेटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, बॉडी की आवश्यकता नहीं है, तो वो यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोगों के केस में बॉडी में जितना जाता है, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, लिक्विड या एक्सेस न्यूट्रिशन, यूरिन फ्लो कम हो जाता है, तो अब बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, जमा होने लगता है, राइट। जिस तरह से हमारे घर में एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें कचरा आप रोज रख देते हैं, फिर कोई कचरा उठाने वाला आता है, आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन मान लो वो उठाने वाला 2 दिन तक नहीं आएगा तो कचरे का डब्बा भरता जाएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा और भरेगा, फिर ओवरफ्लो होने लगेगा, भर के बाहर गिरेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी है कि कुछ लोगों के केस में वो जो कचरा जिस स्पीड से बॉडी में भर रहा है, उस स्पीड से बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। वो जब निकाल नहीं पा रहा है तो बॉडी में ही वो फैलता जा रहा है, उसके पैर फूल रहे हैं, उसके हाथ फूल रहे हैं, उसके हार्ट में पानी जम रहा है, लंग में पानी जम रहा है। तो यानी कि अब उसको बाहर की सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मशीन की मदद से उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना है, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कब कब करवाया जाता है? मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद भी करवाया जाता है, तो वो डॉक्टर किस वक्त बोलते हैं करवाने का, कि कब दूसरे दिन करवाना है या कब रोज करवाना है? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि आपको डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं? मतलब सिंपल भाषा में कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है और उसको नहीं निकालेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आप मर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट है और कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है उसे शुरू करते हैं, दैट इज क्रेटिनाइन। हाँ, अब मैं देखता हूँ अधिकतर पेशेंट जो है वो क्रेटिनाइन करके ही घबरा जाते हैं कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ गया, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्रेटिनाइन 2 हो या 20 हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्रेटिनाइन जब भी बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि वो बढ़ना मतलब आपकी किडनी खराब है। याद रखिए, जो लोग बहुत मस्कुलर लोग होते हैं उनकी क्रेटिनाइन थोड़ा बढ़ा ही हुआ रहता है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप क्रेटिनाइन अपना चेक कीजिए और खूब सारा मीट खा ले, जो रेड मीट जो लोग खाते हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए। उसके बाद दोबारा क्रेटिनाइन चेक कीजिए, आपको क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि जब आप मीट खाते हैं तो आप क्रेटिनाइन खाते हैं, क्रेटिनाइन खाएंगे तो ब्लड में वो ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी खराब है। तो मैंने ये बताया कि क्रेटिनाइन का बढ़ना घटने से ये नहीं पता चलता कि किडनी आपकी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो कौन से ऐसे आंकड़े जिन्हें हमें देखने हैं ये डिसाइड करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा है कि बॉडी में कहीं सूजन तो नहीं है। अगर पैर सूज रहा है, हाथ सूज रहा है, इसका मतलब, या चेहरा सूज रहा है, यानी कि एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा फिर इसकी वजह से सेकेंडरी जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांसें लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं उल्टी होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं इचिंग, खुजली होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिम्टम आता है एक्सट्रीम वीकनेस। और अब भी अगर पानी और जमता गया तो सिम्टम आते हैं कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब वो ठीक से क्या बोल रहा है वो उसे खुद ही नहीं पता, और उसका एहसास बोलने का, समझने की सुध बुध वो कम होने लगती है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, मतलब 1 घंटे में 20 ml से कम, यानी कि एक दिन में 400 ml से कम। तो जितनी सारी बातें बताई, इनमें से कुछ अगर होते हैं, लगातार होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड नहीं निकाल पा रही है। तो आपको डॉक्टर तब बोल देगा कि आप डायलिसिस से निकाल लो, उस मशीन से निकाल लो। डॉक्टर के पास जाते ही वो भारी भरकम टेस्ट की लिस्ट थमा देते हैं और साथ में खर्चा भी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए? देखिए, टेस्ट तो यही है जो मैंने अभी बताए, और ये सारे टेस्ट तो बॉडी खुद ही बता के दे रहा है। सूजन हो रही, इसकी कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। उल्टी आ रही, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। खुजली हो रही, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है जो बताएगा कितनी खुजली हो रही है आपको, राइट। सो या बहुत कमजोरी एक्सट्रीम आ रही है, इसका कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है ही नहीं जो आपको ये नाप सके कि कितनी कमजोरी है।
राइट, या डिलीरियम जैसी सिचुएशन है कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, इसका कोई टेस्ट नहीं है। एक्चुअली जो मेन पैरामीटर है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इसकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो डायलिसिस की आवश्यकता आ रही है, इनकी बॉडी से फ्लूइड को निकालने की जरूरत है, पड़ रही है, बॉडी खुद नहीं कर पा रहा है, वो जितने सारे पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स के लिए कोई मशीन बनी ही नहीं है। और जो मशीन बनी है जैसे KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, ब्लड टेस्ट बोलते हैं, उनमें जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएटिनिन का आंकड़ा है, यूरिया का आंकड़ा है, पोटेशियम सोडियम का आंकड़ा है। हमने ये देखा कई लोगों के क्रिएटिनिन 10 होता है लेकिन वो हेल्दी है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। पोटेशियम उसका 7 है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि जो टेस्ट वो बताते हैं वो टेस्ट डायरेक्ट, उस टेस्ट से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, और जो आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके कोई टेस्ट बने नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि घर बैठे डायलिसिस हो सकता है बिना ज्यादा खर्च किए हॉस्पिटल जाए? हॉस्पिटल में जाने पे खर्चा आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, और आप कहते हैं कि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये संभव है कि घर बैठे हो सकता है डायलिसिस? घर बैठे ही हो सकता है। आप सिंपली ये कीजिए, 3-3 ईंट लीजिए, 6 ईंट लीजिए और अपने बेड के एक तरफ 3-3 ईंट लगा दीजिए, मतलब बेड एक तरफ 1 फीट ऊपर उठ गया, 1 फुट ऊपर उठ गया, जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर और दूसरी तरफ पैर। ऐसे आप लेटे रहेंगे करीब 2 घंटे 3 घंटे, तो बॉडी का डायलिसिस स्विच ऑन हो जाएगा, फॉर मोस्ट ऑफ यू स्विच ऑन हो जाएगा। यानी कि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा, पहले दिन से ही बढ़ने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो घटने लगेगा, आपकी स्वेलिंग घटने लगेगी, तो यानी कि डायलिसिस शुरू हो गया। तो जो भी किडनी वाले पेशेंट्स हैं वो ये बदलाव तो कर ही सकते हैं, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो पोस्चर मैंने बताया, इस पोस्चर में लेटे रहेंगे तो बॉडी की डायलिसिस कंप्लीट हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ यू, राइट। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलता, तो उनको हम बोलते हैं DIP डाइट तो खैर लेना ही लेना है, नो डाउट अबाउट इट, तो उनको हम बोलते हैं कि हॉट वाटर इमर्जन, राइट, जिसे बोलते हैं HWI, हॉट वाटर इमर्जन, यानी कि एक बाथ टब है, उस टब में आप 40 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे रहिए, पानी का लेवल गले तक होना चाहिए, और ऐसा अगर 2 घंटे 1 से 2 घंटे बैठेंगे तो आपकी बॉडी की डायलिसिस स्विच ऑन हो जाती है। यानी कि बैठने से पहले आपका जितना भी वेट था, जब 2 घंटे बाद उठ के निकलेंगे, वेट कम से कम 500 ग्राम 1 kg कम मिलेगा। वो 1 kg वो वाला पानी है जो बॉडी में भरा हुआ था, लेकिन ये जो हॉट वाटर इमर्शन से बॉडी से वो पानी बाहर निकल गया, यानी कि आपकी डायलिसिस हो गई। यानी कि डायलिसिस में भी तो वो 1 लीटर पानी निकालते हैं, और वही वाला 1 लीटर पानी आपने बाथ टब में बैठ के निकाल लिया, तो आपका डायलिसिस हो गया। तो यानी कि डायलिसिस अब भी हो रहा है, बट यू कैन कॉल इट अ नेचुरल डायलिसिस, बिना हॉस्पिटल गए अपने आप ही बॉडी खुद ब खुद, आपने थोड़ा बॉडी को सपोर्ट कर दिया हॉट वाटर इमर्शन टब की मदद से, एंड बॉडी इज डूइंग इट्स ओन डायलिसिस। पानी उतना जमा ना हो, एक्सेस न्यूट्रिएंट जमा ना हो, उसके लिए आप DIP डाइट पर रहेंगे तो कम से कम जमाव होगा, और साथ में ये भी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, यूरिन आउटपुट बना रहेगा, आपकी तकलीफ होगी ही नहीं। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो क्या ऑपरेशन कराना जरूरी होता है? देखिए, किडनी के केस में तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं जी। कोई एक आदमी ले आओ जिसको किडनी आप में लगा देंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहली बात तो जिसका किडनी लेंगे उसके पास एक ही किडनी रह गया, तो वो भी पेशेंट बन गया उस दिन से, पहली बात। दूसरी बात, आपने किडनी लगा के सोल्यूशन नहीं मिला। हमने तो देखा है, बार बार देखा है कि कुछ महीने तक उसका काम चलता है, उसके बाद दोबारा से उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। यानी कि डायलिसिस किसका हो रहा है? जो किडनी आपने किसी और से लिया है उस किडनी को भी डायलिसिस करना पड़ रहा है। यानी कि आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, ट्रांसप्लांट से पहले भी आप डायलिसिस पे थे, ट्रांसप्लांट के बाद भी डायलिसिस पे, ऊपर से एक और आदमी जो हेल्दी था उसको भी आपने किडनी पेशेंट बना दिया क्योंकि उसके पास एक ही किडनी रह गया, और ऊपर से इसका करने का जो खर्चा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख कुछ भी हो सकता है, और फिर मरने का खतरा तो होता ही है आपका भी, और वो जो जिसका आपने हेल्दी इंसान का किडनी दिया उसका भी। तो ये एक लीथल प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो देखा है कि डॉक्टरों ने जिन लोगों को बोला कि भाई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो जब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से हमने देखा कि उसका लाभ मिल जाता है, फर्स्ट डे से ही। हमने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसको उसके बावजूद भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप इन चीज़ों को खाएं, इन चीज़ों को ना खाएं, तो क्या ऐसा करना पड़ता है? डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो बोलते हैं कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाओ, अंडे खाओ, पाउडर पियो, शेक पियो, ये सब बोलते हैं। वो बोलते हैं वेजिटेबल कम खाओ, फ्रूट्स ना खाओ, कोकोनट वाटर ना पियो। तो एग्जैक्टली बड़ा शॉकिंग है कि जो वो बोलते हैं नहीं खाने को, एग्जैक्टली हम वही खाने को बोलते हैं। हम बोलते हैं वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, कच्ची फल ज़्यादा खाओ, नारियल पानी भी पिलाते हैं अपने पेशेंट्स को हम, और
जो एनुअल प्रोटीन है, दूध है वगैरह छोड़ देने के लिए हम बोलते हैं। तो जो डॉक्टर्स आपके बोलते हैं उसका ठीक ऑपोजिट हम बोलते हैं। अब देखिए, डॉक्टर्स की बात मान के क्या आपकी डायलिसिस रुक गई, क्या आपका ट्रांसप्लांट रुक गया, क्या आपकी हेल्थ वापस आ गई? लेकिन जब आप हमारी बात मानते हैं, हमारे जितने पेशेंट हैं, अब तक लगभग 1000 से अधिक पेशेंट्स का डायलिसिस मुक्त हो चुका है। तो वो सबके सबका या तो पूरी तरह मुक्त हो गया या बहुत ही रिड्यूस हो गया, राइट? तो और वो भी विद इन फ्यू डेज, फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से ही दवा मुक्त भी हो गए, डायलिसिस मुक्त भी हो गए, हेल्दी फील कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि किसकी बात मानने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। आप उसकी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, क्योंकि हमने तो रिजल्ट दिया। और रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो coronakaal.tv/dialysis-free ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ जाके आप देखेंगे तो एटलीस्ट 200 पेशेंट्स का तो टेस्टिमोनियल है ही है, राइट? जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, और वो पेशेंट्स पूरे देश भर से हैं, अलग अलग स्टेट से। शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ से नहीं होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में फैले हुए हमारे पेशेंट्स हैं, अगर वो ठीक हो पा रहे हैं, वो भी पहले दिन से इम्प्रूव हो पा रहे हैं, तो आप भी घर के कन्वीनियंस में इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां रखनी चाहिए, वो ये कि पहली बात तो जो थेरेपी मैंने बताई, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, अगर ये दोनों थेरेपी करते हैं तो खाली पेट करें। जब पेट में खाना भरा हो तब ना करें, नंबर 1। नंबर 2, 7 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लें, सनसेट के साथ डिनर कर लें। नंबर 3, धूप में जरूर जाएं रोज। जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी, याद रखिए, एक किडनी, तीसरी किडनी कौन सी? आपका स्किन, राइट? और स्किन से जो पसीना निकलता है वो भी किडनी का ही काम करता है। तो लेकिन स्किन को एक्टिवेट कैसे करेंगे? धूप में जाने से एक्टिवेट करेंगे। आप देखिए, आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो 180 से ऊपर है सिस्टोलिक, तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी जो है बेड वाला वो ना कीजिए, फिर सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ही करना है। जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे ना, तब कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि कई लोग, वो इतना सूदिंग होता है पानी में, कई लोगों को नींद आ जाती है, और नींद आ गई और पानी के अंदर स्लिप कर गए तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कोई ना कोई स्टैंड बाई में कोई आपका केयर टेकर जरूर होना चाहिए। इस तरह की थेरेपी करेंगे। जब थेरेपी करेंगे, मान लो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी कर रहे हैं, जब उठेंगे तो बहुत धीरे धीरे उठना होता है। उठने से पहले उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, फिर धीरे धीरे उठिए। कई लोग होते हैं झटके से उठते हैं, झटके से उठेंगे तो एकदम से दोबारा से आप कोलैप्स कर सकते हैं। ये तो खैर सभी के लिए प्रिकॉशन है। सुबह भी आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जब सो के उठते हैं तो उठने से पहले लेटे लेटे ही अपने हाथ पैर को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए और गर्दन को हिलाइए। फिर थोड़ा बैठिए, बैठ के दोबारा से हाथ को हिलाइए और उसके बाद पैरों को हिलाइए, मोड़िए और फिर धीरे धीरे खड़े होइए। अगर आप झटके से खड़े होंगे तो याद रखिए, जब आप लेटे हुए थे, इन दैट पोस्चर आपका ब्लड का सर्कुलेशन एक अलग तरह से है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे आप खड़े हो गए वो सर्कुलेशन एकदम से नीचे की तरफ जाने लगा। झटके से खड़े होंगे तो कई बार वो कई लोगों को कोलैप्स करने का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जो लोग पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए सभी को, एंड स्पेसिफिक टू द किडनी पेशेंट्स एज वेल। हमारे काफी सारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप नंबर भी बताएं, साथ ही आप अपना एड्रेस भी बताएं। देखिए, नंबर एड्रेस के लिए आप bishrup.com में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, 9313378451, राइट? एक तो ये नंबर है, राइट? तो इसी नंबर पे लगभग मिल जाएगा 9312286540, ये भी एक नंबर है। bishrup.com में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डेराबस्सी में हमारा हॉस्पिटल है, और हमारा एक हॉस्पिटल जयपुर में भी है, हिम्स हॉस्पिटल। तो ये दोनों हॉस्पिटल के एड्रेसेस वगैरह हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा, तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाके लाभ ले सकते हैं, घर बैठ के भी लाभ ले सकते हैं। हमारा किताब है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, ये किताब आप पढ़िए। bishrup.com/360 DEGREE में जाएंगे तो किताब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में। तो बल्कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो किताब को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें समझाई गई हैं, उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, किस तरह से आप लाभ लेना चाहते हैं, चाहे हॉस्पिटल जाके, चाहे वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से हमसे जुड़ के, चाहे किताब पढ़ के सेल्फ पेस पे। लेकिन ये ठान लीजिए कि आप जिस स्थिति में अभी हैं, इस स्थिति में ही नहीं रहेंगे, आप इसको हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। करंट सिनेरियो जो चल रहा है, इसमें आप पर अभी FIR भी हुआ है, तो आप अपने आप को कैसे बचाने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं? देखिए, नाजायज है, नाजायज FIR को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, राइट? और हमारे उतने कॉन्टैक्ट भी, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं वही हैं, और वो बड़े स्ट्रांग हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, लाखों में करोड़ों में हैं।
तो उसकी बचाव एक तरीके से हो सकती है, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा हर एक को। आप एक इंसान की चिंता ना कीजिए, आप इंसानियत की चिंता कीजिए। इंसानियत के लिए हमने एक आविष्कार किया, एक खोज किया है जिसका नाम है ग्रेट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड टाइड सिस्टम, यानी कि वो जो हॉट वाटर इमर्शन बाथटब है, तो वो जो हमारा आविष्कार है जिसके माध्यम से इंसान का किडनी फेलियर ठीक हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन रुक सकता है, कैंसर का पेन एकदम से खत्म हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है इमीडिएटली उसको फर्क पड़ सकता है। ये आविष्कार को लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचा देंगे तो ये आविष्कार लोगों तक पहुंच जाएगा। ये आविष्कार लोगों तक पहुंच जाएगा तो एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो डायलिसिस शब्द है, किडनी ट्रांसप्लांट शब्द है, ये लिवर ट्रांसप्लांट शब्द है, ये सारे शब्द ऑब्सोलीट हो जाएंगे। एक समय आएगा जब बोलेंगे कि अरे दुनिया में तो डायलिसिस भी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब इसके बाद डायलिसिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे ही लोग लाभ ले पाएंगे। हाँ, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है किडनी की, वो डामाडोल हो जाए, खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए उस किडनी इंडस्ट्री के का जो एक उस खतरा है, वो खतरा शायद भांप लिया लोगों ने, जिन लोगों को खतरा है, तो हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं जो भी लगाए हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हमारे इस आविष्कार को हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपने ये कर दिया तो समझ लीजिए आपने हमें मदद की। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है। बॉडी को करने दो ना भाई, आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? Why you are thinking much about it? Let the body decide how much it is needed. कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर। 1978, राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 करते, राइट। इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है, राइट। पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा? कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं, राइट। एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू reduce the animal food. Only animal food contain cholesterol, plant food do not contain cholesterol. जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है, पूरी तरह से वो कम्स फ्रॉम एनिमल, राइट। जहां जहां मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहां सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूंगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहां पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट। तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है? कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के, उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल।
चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा कम वो बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। सो वो, और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में सी एनिमल इज बेटर, और सी में भी जब देखना चूज करना तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सो सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का, जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए। डू यू हैव दिस विद यू? एक पेन एक पेन ले लीजिए, जिनके पास पेन है, और ये हाथ में ले लीजिए। थैंक यू। आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल है, अपने हाथ में रखिए, और इस ट्रायंगल के बीचों बीच एक छेद कर लीजिए, मेक ए होल इन द सेंटर, जैसे मैंने किया, लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहां पे, इसको ऐसे रखिए अपने हाथ में जैसे मैंने रखा है। इसके 3 कॉर्नर हैं। ग्रीन कॉर्नर देखिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, राइट। रेड कॉर्नर है वो है ब्लड प्रेशर का कॉर्नर है। येलो कॉर्नर है वो है ब्लड शुगर का कॉर्नर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, दवा ले लो। जैसे ही आप दवा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल जैसे ग्रीन वाला घटेगा तो ये नीचे जाएगा, तो रेड एंड येलो कहां जा रहा है? ऊपर, यानी कि तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, शुगर बढ़ेगा आपका। अब शुगर वाली दवा डॉक्टर के पास जाएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक आ रहा है। जिनको अगर ये नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा ब्रेक में, यहां देख के आप समझ सकते हैं इसको। जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा 6 महीने में, साल में, कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया, ग्रीन वाला नीचे चला गया, बट आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा। तो 1 साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा, उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है, तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो, बोलेगा क्या बोलेगा? शुगर की दवा ऐड कर देगा ना। अब आपका 2 दवाइयां हैं, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, दोनों ले रहे हैं और दोनों नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर आएगा? ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे 73% अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर आल्सो टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन एंड ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कॉम्बिनेशन में है। कोई इकलौता ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। शुरू करते वक्त तो डायबिटीज की दवा से शुरू किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में, पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया, फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया, या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई। कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है, लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73% चांसेस है कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स आप बाकी 2 जो है ना वो कॉम्बो ऑफर, बाकी 2 भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो पीछा कैसे छुड़ाना है? एक को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को छोड़िए, राइट, सिंपल, राइट। और छोड़ने का तरीका क्या है? मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था। जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला DIP डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है,
तो ट्राई टू अवॉइड इट, एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट, कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है, तो बॉडी को ही करने दें। हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है। एंड उस केस में कभी कभी किसी किसी में वो एक्सेस हो सकता है, और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस, राइट, अगर डैमेजिंग है तो। सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। अब सवाल आता है कि आज घर जाके क्या करना है। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हार्ट डिजीज है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक। कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आ ही गया, आपके सामने पेशेंट है, तो अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट थिंग, ताकि वो अभी रिवाइव हो जाए। अभी आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, हाउ टू रिवाइव इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए तो इंसान बच सकता है, वो जान तो बच ही सकती है, उसके पैसे भी सारे बच सकते हैं, राइट। तो वो वाला टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्ट डिजीज, राइट, हार्ट अटैक, वो क्या होता है, कैसे करना है, ऑल दोज थिंग्स, जो घर में बैठ के आप अपने किचन को ही अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राइट, सुपर स्पेशलिटी किचन बना सकते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक सांप सीढ़ी का एक गेम है, दिस यू आर हैविंग, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, घर में जाके उसको रेफर करना है आपको। आपको सिर्फ जीवन में 7 सीढ़ियां चढ़ना है, और आपके घर में 7 सांप हैं, उनको उठा के बाहर फेंकना है। अगर आपने ये कर दिया तो हार्ट डिजीज क्या, वो डायबिटीज क्या, वो हाइपरटेंशन क्या, वो ट्यूमर क्या, वो सिस्ट क्या, वो स्टोन क्या, राइट, वो हाई कोलेस्ट्रॉल, these will vanish automatically. Only thing is 7 स्नेक आपके घर में छुपे हुए हैं, किचन में छुपे हैं, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और 7 सीढ़ियां चढ़ ली, बस, राइट। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है। सो इनमें समझते हैं। सो सबसे बड़ा जो स्नेक है वो कौन सा स्नेक है, ब्लू। जितना ज्यादा बड़ा स्नेक उतना खतरनाक स्नेक, राइट। जितना बड़ा सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, उतना ज्यादा फायदेमंद सीढ़ी। तो 7 सीढ़ी बनाई मैंने और 7 सांप बनाए हैं, उनका साइज को देख के भी आपको अंदाजा लगेगा, जिस कलर का सीढ़ी और जिस कलर का सांप, तो वो सांप उस कलर का वो वाली बीमारी करता है, और वो सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कलर का इंपॉर्टेंस पता चल गया, राइट। तो इस एक शीट के अंदर आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है सारे ही कवर हो जाते हैं, राइट, ताकि आप उसको समझ पाएं, उसको याद रख पाएं, उसको घर पे जाके इंप्लीमेंट कर पाएं, और एक छोटा बच्चा भी घर पे है तो उसको भी सिखा पाएं थ्रू दिस गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम। सो द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे बड़ा सांप, सबसे खतरनाक सांप है सांप, कौन सा कलर का है ये, ब्लू। दिस इज द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहले तो इससे बचना है, हर हाल में इससे बचना है, राइट। ये कारण है सबसे ज्यादा लोगों के डिजीज रहने में, सिक रहने में, दैट स्टार्ट विद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करेंगे, राइट, आप हेल्दी से हेल्दी इंसान ले आइए जो आपकी नजर में सबसे हेल्दी है, और उसको फुल बॉडी चेकअप कराइए, मेरा फुल बॉडी चेकअप कराइए फॉर एग्जांपल। लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो रिपोर्ट देखूंगा तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सिक मिलूंगा, राइट, रिपोर्ट ऐसा बोलेगी। तो कितना भी हेल्दी हो, डॉक्टर तब तक चेक करते हैं, तब तक टेस्ट करते रहते हैं, तब तक, मतलब जब तक कुछ तो निकले ना कम से कम। सो और टेस्ट इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्योंकि हम कोई फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल सारे पैरामीटर वैसे ही मिलेंगे जैसे एक्सपेक्टेड है। हर इंसान यूनिक है, राइट। सो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फैक्ट्री के हिसाब से डिजाइन नहीं है। तो डायग्नोसिस में आपको 1 मिनट में ये सांप को मैं बता देता हूं, खत्म करता हूं, फिर अगले सीढ़ी में जाता हूं। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, 1978 की बात करें, 1978 में था 300 से ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं को बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 300 से ऊपर जो लोग हैं वही लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लें। 1998 में क्या कर दिया, 250 240 से ऊपर जिनका होगा उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। 1998 के बाद क्या कर दिया, 200 से ऊपर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ये नॉर्मल। आप देखिए थोड़े से लोग नॉर्मल रह गए और ज्यादा लोग जो है वो एबनॉर्मल हो गए। और आज की बात करें नाउ, राइट, तो अब नया रूल ये है कि किसी की उम्र अगर 45 से ऊपर है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये नया रूल है, राइट। यहां तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपको हैरानी होगी कि ये भी सजेशन आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा इतनी जरूरी है कि आप जो वाटर टैंक में उसमें उसी में घोल दें
पानी हर एक के घर में आएगा ही, ये एक अमृत है, हर एक के पेट में अपने आप जाएगा, यहां तक, राइट। सो तो मैं ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं, अगर आप थायराइड की बात करें, अगर 2003 तक थायराइड क्या था, 0.1 से लेके 6 के बीच में जिनका TSH लेवल है वो नॉर्मल था, राइट, यहां तक नॉर्मल है। इसके बाद जिनका TSH है उन्हीं को थायराइड की बीमारी मानते थे। अब क्या किया, उसको स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, 0.6 को 3 तक ले आए, राइट, और 0.1 को 0.3 तक ले आए। यूं मानिए कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आप हारना नहीं चाहते, आप क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है अपना जो गोल पोस्ट है छोटा कर रहे हैं। एक टाइम आया गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से छोटा गोल पोस्ट, तो दुनिया का रोनाल्डो भी आएगा तो आपको हरा नहीं सकता, राइट। तो वही वाला काम हो रहा है मेडिकल साइंस में कि हर बार कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद पैरामीटर तो और कम, और एक टाइम ऐसा आ गया आज की तारीख में बस वही इंसान हेल्दी है जो कि अपना चेकअप नहीं कराता है। तो सबसे बड़ा सांप से बचना है कि चेकअप वाला सांप से, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म है जो आपको घड़ी घड़ी बताती है, राइट, कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं। वो पेन से, दर्द से, डिस्कंफर्ट से आपको बताती है, अलर्ट करती है। नीड नॉट टू गो फॉर दोस डायग्नोसिस, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पहले पैरामीटर कुछ और थे और उसके बाद कुछ और हो गए 2003 में, आज के पैरामीटर और स्क्वीज हो गए। ये हिस्टोरिकली अगर देखेंगे लगातार घटते जा रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बात है, 50 साल के ऊपर के किसी भी इंसान को आप ये टेस्ट कराइए, वो उसको कैल्शियम की गोली मिलके ही आएगी, क्योंकि ये जो पैरामीटर बने हैं, ये पैरामीटर बने हैं 20 साल के आदमी के हिसाब से। लेकिन 20 साल का आदमी 50 साल का आदमी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, और तो उतना हेल्दी हो नहीं सकता, लेकिन फिर वो कैल्शियम की गोली देंगे। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने डायबिटीज के लिए कल बात की, पैरामीटर्स की, कोलेस्ट्रॉल के लिए आज बात की हमने, राइट, ब्लड प्रेशर की बात की, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज एड्स, HIV एड्स, राइट। HIV एड्स नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, राइट, नाम से इतना लगता है कि नाम ही सुनेंगे तो ही HIV हो जाएगा, इतना ज्यादा खौफ HIV का फैला हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको जान के ताज्जुब होगा, शॉक्ड होंगे कि HIV एड्स नाम की कोई बीमारी है ही नहीं दुनिया में। देयर इज नो सच डिजीज कॉल्ड HIV एड्स। तो मैं आपको आंकड़े देता हूं, 1981 जब से शुरू हुआ है तब ये डिसाइड किया गया था कि 12 ऐसी बीमारियों को चुन लिया गया था कि अगर 12 ऐसी बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा है, किसी भी तरह का फ्लू है, राइट, फीवर है, देयर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर, राइट, सर्टेन काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन, कि ये सारी 12 बीमारियां हैं। इस बीमारियों का कोई पेशेंट आता है, ट्यूबरकुलोसिस फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम, तो उसको HIV टेस्ट कराओ, और अगर उसको पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे ये HIV का पेशेंट है, और नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे ये उस बीमारी का पेशेंट है। दैट 1981। 1987 में वो 12 बीमारियों को बढ़ा के 25 बीमारियां कर दी गई। ये 25 बीमारियों में से कोई पेशेंट आएगा तो पहले तो HIV टेस्ट कराओ, HIV पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे HIV का पेशेंट है, HIV नेगेटिव होगा तो बोलेंगे ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ये इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है, राइट। तो ठीक इसी तरह से 1992 में 25 डिजीज को कर दी, 25 को कर दी 29। 2008 में अब है 31 बीमारियां। 31 बीमारियों का लिस्ट है एक, उनमें से कोई भी बीमारी के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो बाय डिफॉल्ट उसका HIV टेस्ट होगा, और HIV टेस्ट में HIV पॉजिटिव निकलेगा तो बोल देंगे ये HIV का पेशेंट है, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे उस बीमारी का पेशेंट है, राइट। टाइम बहुत कम है, राइट, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बोलने का मतलब यह है कि अगर आप देखते हैं इतने सारे HIV पेशेंट हैं तो ट्रुथ है कि नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ा रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ाएंगे उतने HIV के पेशेंट बढ़ जाएंगे, राइट। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे वो पेट में जाता है वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट, बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर DIP खाना खाने लगे तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और
आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की मेडिसिन दवाइयों को फेंकना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट। सो यानी कि अब DIP डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इंक्रेटिन। इंक्रेटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट, और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम मैंने बताया था अभी, इंक्रेटिन हार्मोन, इंक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताज़ा, उसको जूस बनाइए, और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इंक्रेटिन है, ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, बॉडी को कहां जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इंक्रेटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक्ड बोतल ले लीजिए, पैक्ड जूस, राइट, कोई भी पैक्ड जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है रास्ते, रोड पे, बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि VIP खाना कौन सा है, DIP खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है DIP, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है VIP, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा? VIP की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ 2 तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। 2 तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं VIP डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट, मछली, अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ VIP डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड VIP डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है,
तो वो आपके लिए नहीं बना है, राइट? दैट इज द VIP। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो VIP की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। 2 तरह के खाने को आप बोल सकते हैं DIP, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट? ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स में हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है। और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीजें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट? सो ये 2 चीजें हैं जो DIP डाइट है, ये 2 चीजें हैं जो VIP डाइट है। तो अब घर जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो आप अभी देखिए, व्हाट यू हैव टू डू। कोल्ड ड्रिंक VIP डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह DIP डाइट शुरू कर दीजिए। कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का, भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट? वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए? पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, तो कोकोनट वाटर। कोल्ड ड्रिंक इज ए VIP डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2-4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ है जो आप, या यहाँ से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए। या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ले जाके ये लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ले जाके। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है, लेकिन इसको बनाया कैसे? मैंने 1 लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में 1 घंटे तक उबाला। जब सारा पानी एपोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा, जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3 साल, पौने 3 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहां मैं रहता हूं वहां की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हजारों बॉटल्स कोका कोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाला जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा, लिटरली। और इस बात को पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बन के टूट चुकी है, और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोका कोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है। तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, अब बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूं, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा, ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगूं, बोलूं मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दीजिए, यही तो बोलेंगे ना आप। बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट? तो कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर, काऊ मिल्क, अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है,
आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट, अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी। हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहाँ लोग जिंदा रहते हैं। वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको। तो हुंजा टी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा इसके बाद लास्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। पैक्ड फूड की जगह रोज आधा किलो फल, और रिफाइंड फूड इस तरह के चीजों की जगह रोज 2 बार 400 ग्राम कच्ची सब्जी। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा आपके साथ? इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन की 2004 में उनको 4 हार्ट के सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुए। 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी। 2010 में वो इतने बीमार पड़ गए कि सोचा अब तो वो बचेंगे नहीं, और तभी उनको किसी ने इस तरह के खाने पे लाए, और 2010 से लेके आज 2018 है, दोबारा ना तो बीमार पड़े, ना हॉस्पिटल गए, ना दवा की जरूरत पड़ी। और आज की तारीख में, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में पूरा देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते हैं, और ही इज मोर एक्टिव than when he was president, right? He is even more handsome than when he was president. तो अब उनसे मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है। जो उन्होंने राज खोला उसको आप जरा सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। Different reason, but I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California. The doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many. यहाँ आपने बिल क्लिंटन को सुना, उन्होंने बोला किस तरह से वो उनकी डाइट उन्होंने चेंज किया और किस तरह से वो एकदम हील हो गए। उनका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्डवेल एस्टीन,
मुझे मौका मिला उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की, उनके अंडर काम करने की और उनको उनके पूरे मेथड को समझने की, और अभी करीब 8 साल से ऊपर हो गए इस उनके जो टेक्निक है उनको जहाँ भी किसी भी देश में मैंने पेशेंट पे अप्लाई किया इट वर्कड। जितना इन पे काम किया उतना ही हर पेशेंट पे काम किया। सिर्फ एक ही बार एक ही समय पे पेशेंट पे काम नहीं करता, वो तब जब पेशेंट उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता है। तो जो भी अप्लाई करता है उसको पूरी तरह से वो काम करता है। सो टी कोलिन की इन्होंने बात की। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इन्होंने की न्यूट्रिशन पे, और उनकी किताब भी है चाइना स्टडी, जो कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। ये किताब पिछले साल वियतनामीज एडिशन में आया। वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, तो तब पब्लिशर ने मुझे मौका दिया कि इस किताब को क्या प्रीफेस आगे मुझे लिखने का मौका दिया, राइट। तो थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हज़ारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज़ को उन्होंने रिकग्नाइज किया एंड देन ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है, और हार्ट डिजीज़ 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज़ में 2 महीने में फर्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेके 1 साल लग जाता है, राइट। तो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए, और वो हज़ारों की तादाद में है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारियों में बहुत जल्दी फर्क दिखाई देता है, 1 आध दिन में। कुछ बीमारियों में कुछ महीने लगते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि हर बीमारी में फर्क दिखना क्विकली शुरू हो जाता है। तो आज जब घर जाएंगे, तो आज घर जाते हुए पहले आप सब्जी मंडी जाइए, और सब्जी मंडी जाके क्या करना है वो आप देखिए। ये अब अगला जो 1 मिनट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे 2 घंटे का। नेक्स्ट 1 मिनट। स्टेप 1, कल का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होगा आपका, वो ये कोई भी 4 तरह का फल आपको चूज करना है। जो भी 4 तरह का फल आपको पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो वाटरमेलन हो सकता है, वो पपाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो वो आम भी हो सकता है, राइट। जितना ज्यादा आम खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो कोई भी 4 तरह के फल चूज कीजिए, और 12 बजे तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फल पे ही रहना है। कितना फल खाना है, मैक्सिमम कितना फल खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कम से कम कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इंटू 10। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बॉडी वेट 70 है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 700 ग्राम फल, 4 तरह के फल 12 बजे तक खाना ही खाना है। यही कुछ करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना, मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि फल पे रहना है, और खूब पेट भर के खाना है। कितनी बार मर्जी खाइए, लेकिन खाइए फल। नो रोटी, नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो चाय, फल फल और फल, और ढेर सारा फल। और डायबिटीज है तो मीठा फल, राइट। कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, 15 साल से मैंने आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आम तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा 15 साल का सारा कोटा आज पूरा कर लो फिर, राइट। तो अब तो आम का सीजन भी है, और मैं भी यहाँ पे 3 दिन तक हूँ, राइट, ताकि आप कल आके बता सकें कि हमने खाया और देखिए क्या हो गया, राइट। सो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, दवा छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर अभी जितना रहता है दवा के साथ उससे भी कम हो जाएगा, राइट। तो हालांकि ब्लड शुगर इज नॉट द पैरामीटर, पैरामीटर है कि आपको हेल्दी फील हो रहा है कि नहीं, राइट। सो 12 बजे तक सिर्फ ये करना है, फल फल और फल। मैक्सिमम कितना खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, इतना जरूर खाना है। इससे कम खाएंगे तो ये फूड है, इससे ज्यादा खाएंगे तो ये मेडिसिन है, राइट। फूड एज मेडिसिन, स्टेप 1। स्टेप 2, लंच के लिए जब बैठेंगे तो हमेशा प्लेट 1 और प्लेट 2, 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी, कोई भी 4 तरह की सब्जी ले लें जो कच्चा खा सकें, या फिर जो कच्चा नहीं खा सकते, जिनके दांत में प्रॉब्लम है, तो स्टीम करके खाएंगे। स्टीम इज सेकेंड बेस्ट, नॉट द बेस्ट वन। अवॉइड करें, लेकिन जो खा ही नहीं पा रहे हैं वो स्टीम करके खा सकते हैं। कितना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोसेज। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5, 350 ग्राम, एटलीस्ट 350 ग्राम, इससे कम से कम। इससे ज्यादा हो तो और अच्छा, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एक वेइंग मशीन भी ले लीजिए, छोटा सा वेइंग मशीन, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं होगा। जो चीज हमारी फेवरेट नहीं ना, वो कम भी लगता बहुत खा लिया।
इसीलिए आप अंदाजे से नहीं बता सकते 350 ग्राम कितना हो सकता है, अंदाजा मत लगाइए। छिलका निकालने के बाद, छीलने के बाद, मान लो आप खीरा को छीलेंगे तो उसका वेट उससे भी, छिलके में भी कुछ होता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो कंज्यूमेबल पार्ट है, जो आप खाएंगे, उसका इतना वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा। प्लेट 1 पहले ये खाना है, ये खाने के बाद अब आएगा प्लेट 2। प्लेट 2 में अपनी मर्जी का जो भी आप खाते आए हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में डाल दीजिए। तो मुझे पता है इस वक्त आपके दिमाग में क्या बात हो रही होगी कि अगर प्लेट 1 इतना खा लेंगे, प्लेट 2 की जगह कहाँ रह जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि प्लेट 2 आप ना खाएं, लेकिन सीधा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो घुमा फिरा के प्लेट। सही बात यह है कि पहले दिन हो सकता है कि प्लेट 1 इतना खाने के बाद आपको एपिटाइट नहीं रहेगा प्लेट 2 खाने का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से, 3-4 दिन के अंदर प्लेट 1 खाने के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 आप उतना ही खाएंगे जितना आज खा पा रहे हैं बिना प्लेट 1 के, राइट। आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, राइट। तो प्लेट 2 भी आप एंजॉय करेंगे, और लेकिन उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है कुछ लोगों को, हाँ, लेकिन खा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। 350 ग्राम 400 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। खाने में टाइम लगता है, चबाने में, लेकिन आप याद रखिए वेजिटेबल्स में 70% तो पानी ही होता है, राइट। तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है आपके पेट के लिए, राइट। कुछ चालू हमारे पेशेंट होते हैं क्लेवर, डॉक्टर साहब कैसा रहेगा, पहले प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खा लूंगा। रिजल्ट भी ऑपोजिट, उल्टा ही होगा। मैं आपको समझाता हूं, इसका साइंस समझिए तभी आप कर पाएंगे ठीक से। आपने कई बार देखा कि आप सड़क में खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट में, यू आर ए DIP, रेड सिग्नल में आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं स्कूटर पे, पीछे से VIP की गाड़ी आ रही है, और वो बाई चांस आपके पीछे है, वो हॉर्न बजा रही है, हटो हटो VIP, लेकिन आप वहीं खड़े हैं, हिल नहीं रहे। तो मजबूरी में जो पीछे वाला जो VIP है, मजबूरी में वो भी DIP बन जाएगा, वो भी हिलेगा नहीं, रेड लाइट में उसको वेट करना पड़ेगा, होता ना कई बार, राइट। तो ठीक इसी तरह से पहले आपको DIP खाना है, वो स्टमक का इनर लाइनिंग में वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। अब जब VIP खाना उसमें आएगा तो वो भी DIP की तरह ही भी बिहेव करेगा, राइट। तो ये इसका साइंस है। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस सीक्वेंस में खाना है, एवरीथिंग टुगेदर इट बिकम्स फूड एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर लीजिए, कई बार देखा है VIP गाड़ी चली, उसका काफिला चल रहा है, रेड लाइट को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे, कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, उनके काफिले के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है ये भी उसका पार्ट है, तो उसमें वो भी निकल जाते हैं। ठीक ऐसे इसका उल्टा करेंगे, तो पहले आप DIP VIP खाना खाएंगे ये, तो उसके बाद अगर ये खाएंगे तो ये प्रभावशाली तरीके से आपके बॉडी के ब्लड होम्योस्टेसिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसको आपको समझना होगा। डिनर में क्या करना है, डिनर में भी वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। 7 बजे से पहले डिनर करने की कोशिश कीजिए, खाने की कोशिश कीजिए, खत्म करने की सनसेट से पहले कोशिश कीजिए। डिनर में भी आपको पहले प्लेट 1 खाना है इसी क्वांटिटी में, और इसके बाद ही प्लेट 2 खाना है इसी क्वांटिटी में। तो ये है पूरे दिन भर का रूटीन, 3 स्टेप्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा अगर भूख लगती है कभी भी और, तो फल खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर बादाम, नट्स, कोई भी तरह का कच्चा पानी भिगो के 2-3 घंटे फिर खा सकते हैं। ये 3 तरह के स्नैक्स मैंने आपको बता दिया, राइट। वैरायटी बहुत है, लेकिन अभी भी 3 दिन है, राइट। तो धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा न्यूट्रिशन वाली क्लास में, लेकिन ये बेसिक है जो कि कल आप कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आप कल ब्रेकफास्ट की, अभी भी डिनर बाकी है आपका, राइट, लंच बाकी है मान लो, तो जो भी चीज बाकी है उसमें से फिट कर सकते हैं, ताकि कल तक एक रीजनेबल रिजल्ट कुछ तो सामने आए, राइट। और अगर ऐसा करने का आपने तय कर लिया, और अगर आप ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में है, राइट, और तो आप सेफली उसको छोड़ सकते हैं, सेफली, राइट, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो नॉर्मली आएगा उतना जितना दवा के साथ आता था या आता है, राइट। सो ये श्योर है। तो एंड फिर कल जब मिलेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं, अगर इसके अलावा आपके बॉडी में कोई और चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। स्टेप 3 कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, पैक्ड फूड को, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये सब अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड अवॉइड करना है, और ट्राई टू ईट बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले ही खाना पीना को खत्म करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह से खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियों को कैसा होगा, कई सारे सवाल पूछते हैं। तो मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, एक ही स्लाइड में। ये स्लाइड है इसका, फाइनल स्लाइड मेरे आज का, और वो ये, अब देखिए 2015 20 नवंबर एक शहर है थाईलैंड में, सुरीन,
हर साल यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल होता है, हजारों एलिफेंट आप देख रहे हैं पीछे, वो इकट्ठा होते हैं। तो इस साल मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पे, आप मेरी फोटो यहाँ पे देखेंगे, और ये मेरी थाईलैंड की टीम है। ये है डॉक्टर पिटारा, एलिफेंट्स डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का अपना। तो मुझे मौका मिला, आदत से मजबूर, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या एलिफेंट को डायबिटीज़ होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं होता। मैंने कहा हार्ट डिजीज़ एलिफेंट में पाया गया, कैंसर पाया गया? तो इन डॉक्टर ने बोला नहीं, एलिफेंट को कैंसर, हार्ट डिजीज़ भी नहीं देखा गया। तो मैंने बोला ब्लड प्रेशर तो होता होगा? कहा हाँ, ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था कि अगर एलिफेंट को कोई बीमारी होती ही नहीं है तो फिर ये डॉक्टर की भी क्या ज़रूरत है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि वहाँ से एक अनाउंसमेंट चल रहा था, अनाउंसमेंट में मेरा ध्यान गया। अनाउंसमेंट था, कृपया एलिफेंट को इंसानी खाना ना दें, एलिफेंट बीमार पड़ जाएंगे। तो एक ही कंडीशन में एलिफेंट बीमार पड़ते हैं, या कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, जब वो इंसान की तरह खाने लगता है। तो हम तो इंसान है, हमें इंसान की तरह नहीं खाना है, हमें एनिमल्स की तरह खाना है। थैंक यू। सो यू कैनॉट बी सिक। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सही मायने में दिस इज अ रियल साइंस, जो कि यहाँ पे होता है, द नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, राइट। ये असली साइंस है, आपको अभी तक समझ आ गया, लेकिन मेन समझ आएगा जब आप अपने पे करेंगे। और सालों साल से दवाई ले रहे थे, छोड़ने के बाद भी अगर आप में असर है, राइट, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आपका सारे होमोस्टेसिस ठीक है, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना प्रभावशाली हो सकता है।